पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। दोस्तों, हर रिश्ता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हम कई सारे जतन भी करते हैं, जैसे अपने प्यार का इजहार करना। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दिल की बात कहने से डरते हैं। ये लोग अपनी चाहत और अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा कर रखते हैं। ये चाह कर भी किसी का हाथ थामने से डरते हैं, जिसे फियर ऑफ इंटीमेसी कहा जाता है। जी हाँ, फियर ऑफ इंटीमेसी का अर्थ है किसी के करीब जाने से डरना या अंतरंग संबंध बनाने में घबराहट का होना। वो कहते हैं ना, कुछ उलझे सवालों से डरता है दिल, अक्सर तन्हाई में बिखरता है दिल, किसी को पा लेने के लिए तड़पता है दिल, पर फिर भी उसे खो देने के डर से, उसके करीब जाने से डरता है दिल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फियर ऑफ इंटीमेसी। आइए आज की हमारी एक्सपर्ट शुभांगी वशिष्ठ जी से जानते हैं कि आखिर ये फियर ऑफ इंटीमेसी होता क्या है और इसके कारण क्या है और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रिश्तों की डोरी में। थैंक यू सो मच ममता जी। तो मैम, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ इंटीमेसी, तो फियर ऑफ इंटीमेसी के बारे में जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इंटीमेसी क्या होती है। जी, तो इंटीमेसी का मतलब है कि जब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के करीब जाने लगता है। और करीब जाने का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक तौर पे करीब जाना, पर भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि इमोशनली भी हमें उससे कनेक्ट करना है। और ऐसा रिश्ता कि जहाँ पर हम खुलकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे पर्सन से शेयर कर सके। और इसके अंदर हमारे इंटीमेसी में ये भी आता है कि हम दूसरे पर्सन के साथ वल्नरेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगता है वल्नरेबिलिटी से, और हमें लगता है कि हम जो है, हम वो सही स्वरूप नहीं दिखा सकते दूसरों को। बट इंटीमेट होना है कि आप जो है आप वैसे रहे, दूसरों को भी सुने, और वो उनके क्या विचारधारा है, क्या भावनाएं हैं, वो भी ओपनली आपसे शेयर करें और आप भी उनसे ओपनली उस चीज़ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये है एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आना। ये इंटीमेट रिलेशनशिप मैं कहूँगी कि सिर्फ ये नहीं है कि किसी पार्टनर के साथ, आप किसी दोस्त के साथ भी एक इंटीमेट रिलेशनशिप कर सकते हैं, अपने बॉस के साथ, एम्प्लॉय के साथ, जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम इंटीमेसी को कहीं ना कहीं सेक्स से जोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं भौतिक फिजिकली इंटीमेसी इसमें आना है। तो मैं कहूँगी कि सेक्स एक पार्ट है इंटीमेसी का, बट उसके अलावा भी बहुत सारे स्तर हैं इंटीमेसी के, जिससे हमें दूसरों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो चाहे कोई दोस्त हो, परिवारजन हो, आपकी भाई बहन हो, किसी के साथ भी आप एक क्लोज रिश्ते में जब आते हैं, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, और आप खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। बेसिकली इंटीमेसी ये है कि जब हमें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती सामने वाले के सामने। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बात की कि इसके कई सारे स्तर होते हैं, तो प्लीज़ ये बताइए कि इंटीमेसी के क्या कई प्रकार होते हैं। जी, तो इंटीमेसी 5 प्रकार की होती है। अच्छा। तो पहली जो इंटीमेसी होती है, जो है फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी क्या होती है? हर जन का अपना एक फिजिकल कनेक्शन बनाना अलग होता है। किसी को टच पसंद होता है ना, किसी को होता है कि कोई मेरा हाथ थाम के बस पूछ ले कि तुम कैसे हो, तो वो ही एक फिजिकल इंटीमेसी है। किसी के लिए गले लगना है कि एक गले लग के लगता है उनको कि हाँ, कि कोई है मुझे सपोर्ट करने के लिए या मुझे समझने के लिए। तो हर स्तर अलग अलग हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी का। तो आपको अपना स्तर देखना है कि मैं किससे कनेक्ट करता हूँ। वो गले लगना हो सकता है, हाथ पकड़ना हो सकता है, हाथ मिलाना हो सकता है ना,
या किस करना हो सकता है। तो ये सारे एक फिजिकल एक दूसरे के बगल में बैठे रहना भी हो सकता है। बिल्कुल, एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करना कि हम्म। जस्ट आप बैठे रहो उसी हाँ। प्रेजेंस में, आप इतने कंफर्टेबल, आपको लगता है कि आपको लगता है कि मैं अपने दिल हल्का कर सकती हूँ उस जन के साथ। तो ये आती है पहले स्तर पे फिजिकल इंटीमेसी। और दूसरा जो इंटीमेसी का टाइप है वो है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। ओके। इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी होता है कि जहाँ पे दो जन अपने विचारधाराओं को, कि जीवन के प्रति उनकी क्या विचारधारा है, जहाँ पे वो मिलकर नए आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, अपने गोल पे काम कर सकते हैं कि अच्छा तुम्हें रिश्तों को आगे कैसे देखना है, तुम क्या देखती हो, रिलेशनशिप को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो जो दोनों जने आकर अपने इंटेलेक्चुअली उस पर बात करते हैं ओपनली और विदाउट एनी जजमेंट, कि ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि जो मेरे विचारधारा है या जो बिलीफ है वो ही दूसरे का होना चाहिए। पर एक इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों की एक ही विचारधारा, क्योंकि हर जन की अपनी विचारधारा अलग अलग होती है, बट उस विचारधारा को रिस्पेक्ट करना वो इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी है कि वो डिफरेंट हो सकते हैं बट आपको उनकी विचारधारा को भी रिस्पेक्ट करना, उनको ऑनर करना है। तो ये हमारी है इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। और तीसरा स्तर है इमोशनल इंटीमेसी का, क्योंकि जैसे जैसे ये स्तर बढ़ रहा है उतना ही हम डीप जा रहे हैं इंटीमेसी में, क्योंकि पहले था एक फिजिकल भौतिक रूप पर, फिर आया मन आपके माइंड पर इंटेलेक्चुअल, और अब है भावनात्मक स्तर पर कि हम इमोशनल इंटीमेसी, कि जहाँ पर हम दूसरों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी, दूसरों की भी, और खुलकर अपने डर के बारे में, अपने मैं कहूँगी डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई, या हम जो इम्परफेक्ट के हमारे अंदर जो फ्लॉज है हम उसके बारे में भी खुलकर बात करते हैं। तो वो है इमोशनल स्तर पर इंटीमेट होना, कि जहाँ पर आप दोनों इतने कंफर्टेबल हो कि अपनी गलतियों के बारे में भी, अपने सीक्रेट्स के बारे में भी, अपनी वीकनेस के बारे में भी आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और चौथा स्तर जो आता है वो आता है एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी होता है कि जब आप दोनों मिलकर एक टीम वर्क के जैसे काम करते हैं, कि आप दोनों बैठे और बात करें कि अच्छा ये रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये गोल है और हमें दोनों को मिलकर उस गोल पे काम करना है, और कुछ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। तीसरा हो सकता है किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाए दोनों, कि एक्सपीरियंशियल होते हैं कि जहाँ आपको अनुभव, बिल्कुल, कि जहाँ हम अनुभव कर रहे हैं, कि जहाँ पर हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर। कोई किताब पढ़ सकते हैं, किसी ट्रिप पर इकट्ठे जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सपीरियंशियल इंटीमेसी। और जो लास्ट इंटीमेसी है वो है स्पिरिचुअल इंटीमेसी, जो है कि आध्यात्मिकता पे, कि आप दोनों का ये जीवन को देखने का लाइफ पर्पस क्या है, कि आप अपने आप को, खुद को कैसे देखते हैं, कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है। क्योंकि स्पिरिचुअल इंटीमेसी क्या है, जहाँ पे ईगो नहीं है, ये बॉडी बेस्ड नहीं है, क्योंकि अभी फिजिकल, इमोशनल ये सब क्या है, एक बॉडी की नीड या वांट्स है, डिजायर्स है। बट स्पिरिचुअल इंटीमेसी सबसे लास्ट और बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईगो नहीं है। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है, कि आप जानते हैं कि मैं भी वो एक आत्मा हूँ और दूसरी भी वही आत्मा है। और उस सोल मेट जो हम बोलते हैं कि ये हमारा सोल मेट है, क्योंकि सोल मेट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम दोनों एक आत्मा के स्तर पर जुड़ गए हैं। और सोलमेट एक पार्टनर ही नहीं, मैं कहूँगी कि एक हस्बैंड वाइफ ही सोलमेट नहीं हो सकते। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी विचारधारा जो एक आत्मा के स्तर पर एक दूसरे को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनकी विचारधारा एक दूसरे को समझती है, तो वो हमारी एक सोलमेट बन जाता है, जो कि स्पिरिचुअल इंटीमेसी कहलाती है। और मैं कहूँगी वक्त के साथ साथ ये धीरे धीरे ये सारी इंटीमेसी कहीं ना कहीं कम होने लगती है, बट जो स्पिरिचुअल इंटीमेसी है वो आपकी एंड तक चलती है, क्योंकि एंड में आप ये देखेंगे कि कैसे मेरी अपनी ग्रोथ हो रही है। और सब अपनी ही ग्रोथ के लिए, कि हमें लगता है कि अगर हम ग्रो करेंगे तो दूसरा जन भी हमें समझ पाएगा और मैं खुद को समझ पाऊंगी।
क्योंकि ये यात्रा जो है, चाहे कहानियाँ अलग अलग है, पर सबकी कहानी यही है कि खुद को जानने की, अपने आप को समझने की, कि मेरे अंदर क्या डर है, किस पे मुझे काम करना है, कैसे मैं रिश्तों को और बेहतर बना सकता हूँ। तो ये स्पिरिचुअल इंटीमेसी हमारी एंड तक रहती है, पर हम पहले शुरुआत फिजिकल से शुरू करते हैं। क्योंकि फर्स्ट हमारी भौतिक नजरें सबसे पहले फिजिकल इंटीमेसी देखती है कि कैसे वो दूसरा जन दिख रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या उसकी फीलिंग्स हमारे साथ मैच करती है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, जीवन को देखने का तरीका क्या है, फिर आध्यात्मिकता आती है। बट अब जैसे अब वर्ल्ड इतना कॉन्शियस हो रहा है, अवेयर हो रहा है, तो अब हम स्पिरिचुअल इंटीमेसी को सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं कि जीवन को देखने का, लाइफ पर्पस या अपने साथ बैठने का, अपने आप को सुधार करने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो मैं कहूँगी ये 5 तरीके की इंटीमेसी होती है। ये आपने जो 5 तरह की इंटीमेसी बताई हमें, जो फिजिकल से शुरू होकर स्पिरिचुअल इंटीमेसी तक जाती है, इससे मुझे ओशो की वो किताब का ध्यान आ गया, संभोग से समाधि तक। इसके अंदर आपने ये 5 लेयर्स को जो बताया है, ये बेसिकली यही है कि हमने फिजिकल से शुरू किया और स्पिरिचुअल तक हम गए, संभोग से समाधि तक, और वही हमारी जर्नी हर रिश्ते की होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो मैम, जैसे अभी हमने ये जाना कि इंटीमेसी के ये 5 प्रकार होते हैं, तो फिर फियर ऑफ इंटीमेसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, और हम ये कैसे जाने कि किसी भी इंसान में फियर ऑफ इंटीमेसी है? जी, तो फियर ऑफ इंटीमेसी की बात जैसे हम कर रहे हैं, तो इंटीमेसी का मतलब होता है कि किसी जन के साथ आप क्लोजली जुड़ रहे हो, इमोशनली और फिजिकली या इंटेलेक्चुअली। तो फियर ऑफ इंटीमेसी क्या है कि हमें डर लगता है किसी के क्लोज जाने में। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण होता है कि डिफ़िकल्टी इन ट्रस्टिंग, कि हमें भरोसे करने में दिक्कत आती है किसी को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा या तो भरोसा पीछे टूटा होता है, या हमें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लूँगा तो वो अगर मेरे को छोड़ के चला गया या वो उसका फ़ायदा ना उठा ले उसका, तो हमें क्या लगता है कि किसी के पास ट्रस्ट करने में हमें डर लगता है। जैसे कि अगर ये पार्टनर है कोई, तो एक रिलेशनशिप में है, तो क्या है, जो पार्टनर का क्लोज फ्रेंड होगा, जिसके वो करीब है, तो मैं हमेशा उस पर डाउट रखूँगी, उस पर फेथफुल नहीं रहूँगी कि ये ज़्यादा ही तुम इससे बात करती हो, इसके साथ घूमती हो, पता नहीं इतना भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो भरोसा करे, कहीं ना कहीं मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम देता है। तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता एक पार्टनर के ऊपर। तो ये एक सिम्टम है बेसिकली। हाँ, ये एक सिम्टम है कि जिसकी वजह से मैं फियर ऑफ इंटीमेसी है कि अगर मैं ट्रस्ट कर लूँगा तो मैं वो उसके अंदर फिर से ट्रैप हो जाऊँगा। तो वो हो सकता है। दूसरा सिम्टम हो सकता है कि कोई जन इमोशनली डिटैच्ड होता है। तो आप देखेंगे कि कोई जन या पार्टनर आप देख सकते हैं या फैमिली मेम्बर जो आपसे इमोशनली डिटैच रहता है, कि वो अपनी भावनाओं को ना ही व्यक्त करता है, ना ही दूसरों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कोई अगर भावनाएं अपनी बताना चाहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे मत बताओ क्या लगता है तुम्हें, तुम अपने पास रखो, क्योंकि वो अपने ही इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, ना ही वो दूसरों के इमोशन को सुनना भी चाहता है। तो उनको लगता है कि जो भी तुम्हें लगता है ये ऐसे ही लगता है और मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यूएबल नहीं है इमोशंस, क्योंकि इमोशंस पे ज़्यादा मैं लॉजिकली सोच सकता हूँ, प्रैक्टिकली, बट इमोशन वाली बात ना मुझे जमती है और ना ही मैं किसी की सुनना चाहता हूँ। तो वो इमोशनली डिटैच रहते हैं। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और तीसरा सिम्टम हो सकता है अवॉइडेंस का, कि दूरी बनाना, कि कोई जन जैसे कि अपने में ही रहता है और उसे लगता है कि जैसे बाहर अगर सोशली वो इतना आउटगोइंग नहीं है, जैसे कोई पार्टीज़ होती है या फिर मैं कहूँगी कोई इवेंट होता है घर में, तो उसको वहाँ जाना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे, उससे प्रश्न करेंगे, तो वो दूरी बना के रखेगा कि मुझे अपने बारे में किसी को नहीं बताना है। तो वो दूरी रहेगा उन चीज़ों से और अपने आप को घर में ही या तो बंद करके रखेंगे और ज़्यादा वो बात नहीं करते किसी के साथ। तो अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग में जाना या इवेंट्स में जाना, शादियों में जाना, वो अपने में ही रहते हैं। और ये सिम्टम हो सकता है। और होता है कि हमें लगता है कि फ्रीक्वेंट हमारे रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं, कि आप देखेंगे कि एक सिम्टम जैसे कि एक जन
जैसे ही एक रिलेशनशिप में आए और वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा डीपर कनेक्शन या डीपर इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है या कमिटमेंट आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि उनको डर है कि नहीं, मैं नहीं, अब तो ये और गहरा जा रहा है और मुझे डर है इस चीज़ का, तो वो पुश बैक करते हैं या उस पर्सन को पुश करते हैं, जान के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या उस पर्सन को बताते हैं लड़ाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ताकि वो पर्सन दूर हो जाए और वो एक कमिटमेंट में ना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं फियर ऑफ कमिटमेंट भी ये सिम्टम हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई रिलेशनशिप सीरियस होने लगता है या अगले फेज पर जाने के लिए वो कोशिश करता है दूसरा पार्टनर, बट वो बैक स्टेज हो जाते हैं, बैक सीट ले लेते हैं कि नहीं, मुझे ये कमिटमेंट में नहीं जाना। तो फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप में चेंजेस आना, कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाना, जैसे ही रिश्ता हमें लगता है कि हाँ कमिटमेंट चाहता है, हम उस पे नहीं जाते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। बेसिकली स्टेबल नहीं रह पाते हैं वो लोग किसी भी रिश्ते में। जी, स्टेबिलिटी से डरते होंगे। हाँ, स्टेबिलिटी मेन कमिटमेंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर मैंने कमिट कर दिया तो मैं ये ट्रैप में फंस जाऊंगा। कि मेरे से वो फ्रीडम चली जाएगी और फिर मुझे अपनी चीज़ों को व्यक्त करना पड़ेगा, अपने डर मेरे सामने आएंगे, मेरे जो अंदर फ्लॉज हैं वो चीज़ें सामने आएंगी, तो वो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। तो उसके डर से वो फियर ऑफ कमिटमेंट आता है, और फियर ऑफ कमिटमेंट जब आता है तो वो दूसरे को पुश करने लग जाते हैं, अपने से दूर करने लग जाते हैं, अपनी शेल के अंदर ही रहना चाहते हैं, अपनी शेल के अंदर ही चले जाते हैं कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो वो ब्रेकअप कर लेंगे, नेक्स्ट रिश्ते में चले जाएंगे या दूसरे पार्टनर के अंदर कोई गलती निकाल देते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है कि ओवर क्रिटिक होना या पिकी होना, कि कोई भी रिश्ते में आप जाते हो तो आपको लगता है कि या तो आप ओवर क्रिटिकल हो दूसरे पार्टनर के लिए, आपको लगता है कि हमेशा उसकी गलतियों को ही पिन पॉइंट करना, क्योंकि जैसी गलतियों को मैं कर दूंगा तो फिर वो मेरे से बात नहीं करेगी और ना मुझे कोई आंसर देना पड़ेगा, तो मैं ही पहले गलती पिन पॉइंट कर दूं कि तुम ये बातें मतलब हम आंसरेबल नहीं है। हाँ, कि हम आंसरेबल नहीं है, तो उन्हें पहले ही वो क्वेश्चन ना दे, उससे पहले ही उनको चुप करा दिया जाए। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएंगे तो मुझे अपना बताना पड़ेगा, आंसर अपने अंदर से चीजों को निकालना पड़ेगा, वो मैं चाहूंगा नहीं, इसलिए मैं ओवर क्रिटिकल होता हूँ। और या फिर बहुत ही पिकी हूँ चूज करने के लिए पार्टनर, जैसे उनको परफेक्शनिज्म बहुत एक सिम्टम आ गया कि हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो उसको पिन पॉइंट करते रहते कि तुमसे ये गलती होती है, तुमसे ये हो नहीं पाएगा, या तुम कैसे ड्रेस होती हो, तुम्हें पता नहीं है इसके इवेंट के लिए कैसे एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी चाहिए। चाहे वो बिल्कुल एप्ट है, बट फिर भी वो परफेक्शनिज्म में ही रहेंगे हमेशा और दूसरे को क्रिटिक्स देते रहते हैं। और एक सिम्टम होता है कि आइसोलेशन में रहना, कि उनको अकेला रहना ही पसंद रहता है, कि जहाँ पर मेरे साथ कोई कम्युनिकेट ना करे, मतलब यस नो में बात होनी चाहिए, ज़्यादा इलैबोरेशन नहीं चाहिए कि हाँ ये चाहिए ना ये नहीं चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। और अपने साथ ही वो समय व्यतीत करना चाहते हैं, ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते दूसरे लोगों के साथ और थोड़ा सा इनवर्ड होते हैं, अपने साथ बैठना चाहते हैं और ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ हमें फियर ऑफ इंटीमेसी है। पर मैम ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, तो ये एक पर्सनालिटी, इंसान का नेचर भी तो हो सकता है इंट्रोवर्ट, तो बिकॉज बहुत सिमिलर है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, तो हम ये कैसे समझे कि एक इंट्रोवर्ट इंसान जो है वो इंट्रोवर्ट नहीं है बल्कि फियर ऑफ इंटीमेसी से जूझ रहा है? जी, तो देखिए अगर वो इंट्रोवर्ट है तो बट इंट्रोवर्ट लोग क्या करते हैं, वो अपना समय लेते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, बट ये पर्सन कनेक्शन बनाते ही नहीं है। अब समझिए, है ना। तो इंट्रोवर्ट क्या है कि वो ये नहीं है कि वो स्लो है, वो अपना वक्त लेते हैं दूसरों को ट्रस्ट करने में, जो कि गलत बात नहीं है, सबका अपना देखने का तरीका, और कोई समय लेता है और ग्रेजुअली ट्रस्ट को बिल्ड करता है कनेक्शन बनाने के लिए। बट जो आइसोलेशन में और जो ऐसे लोग होते हैं ये कनेक्शन बनाने चाहते ही नहीं है। Right. और वो धीरे भी टाइम भी जितना भी ले ले, पर वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, वो अपने में ही रहेंगे, क्योंकि उनको डर है कि मेरे को अपने सीक्रेट्स अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपने जीवन के बारे में बताना पड़ेगा, जो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने जीवन में को बताने के लिए। राइट। तो मैम क्या ऐसा है कि जो ये लोग होते हैं जिनके अंदर ये फियर ऑफ इंटीमेसी होती है, तो क्या ये लोग इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहते,
या डर की वजह से नहीं बनाते या चाहते ही नहीं है बनाना? जी, तो ये बनाना तो चाहते हैं। देखिए, हर जन चाहता है कि मैं एक अपने लाइफ में पार्टनर या कोई ऐसा पर्सन हो जहाँ से मैं खुल के उससे बात कर पाऊँ, अपनी चीज़ों को शेयर कर पाऊँ। पर कहीं ना कहीं डर के कारण वो ये नहीं कर पा रहे हैं, और इस डर के बहुत सारे, मैं कहूँगी, कारण भी हो सकते हैं। तो जैसे कि पहला कारण है कि पास्ट अब्यूज़ या फिर पास्ट ट्रॉमा, कि जो पास्ट में उस जन के साथ कुछ ट्रॉमा, कुछ जीवन में ऐसा हुआ है जो बहुत ट्रॉमेटिक था, या फिर अब्यूज हुआ है। चाहे उसे फिजिकल लेवल पे देख ले कि बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है घर में, पेरेंट ऐसे थे कि जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डिसिप्लिन रखते थे। तो फिर क्या है, अगर बच्चा ऐसे एटमॉस्फेयर में रहेगा तो उसको डर लगेगा दूसरे जन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन, इतने रूल्स, इतने रेगुलेशन में रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि दूसरों से कनेक्ट कैसे करना है। और उसको ये रहेगा कि मेरे से कोई गलती हो गई तो, क्योंकि जो इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट है तो वो पनिशमेंट भी देते हैं बच्चे को कि तुमने आज ये करा, ऐसे ये रूल तोड़ा तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी। तो इस वजह से भी या तो फिजिकल अब्यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। दूसरा, इमोशनल अब्यूज़, कि आपको बचपन में इमोशनली अब्यूज़ किया गया है। इमोशनली अब्यूज़ मतलब कि एक भावनाओं से खेलना की बात हो गई, कि आपको बार बार बोला गया है कि तुम तो गधे हो, तुम तो मूर्ख हो, है ना, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुमसे एक दोस्त नहीं बनाया जाता अपनी क्लास में, तुम कितने शाई हो, तुम्हें कितने इंट्रोवर्ट हो, हमेशा उसको क्रिटिक्स में रखना। तो वो भी फिर हमारे एज एन एडल्ट वो भी हम पर प्रभाव देता है। या कई बार पेरेंट्स भी बच्चे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर वो घर कर जाता है, क्योंकि मदर या फादर तो बहुत लाइटली इस चीज को बोल रहे हैं कि मैं तुम पे ही सारा समय दे रही हूँ, देखो तुम्हारी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती, किसी से मिल नहीं पाती हूँ, अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट बच्चा इस चीज को बहुत गहरे रूप में एब्जॉर्ब करता है, और उसके अंदर ये विचारधारा, क्योंकि हर एक घटना के पीछे एक बच्चा अपना एक बिलीफ बनाता है, और वो बिलीफ उसका पूरा जीवन भर चलता है कि प्रॉब्लम है मेरे साथ और मैं किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता। तो इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो। फिर आता है सेक्सुअल अब्यूज़, कि बचपन में अगर आपके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या फिर हरासमेंट हुई है, कोई बैड टच मिला है उस बच्चे को, तो उसको फियर ऑफ इंटीमेसी रहेगा कारण उसका। जैसे कि अगर मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, हमारे पास एक महिला आई जो 40s में होंगी, और उन्होंने बताया हमें कि मेरी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको हमेशा वो ना अपने गार्ड्स हमेशा उनके ऑन रहते, मतलब कि हर चीज़ उनको अपने कंट्रोल में चाहिए। तो और उससे उनकी फैमिली भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए, तो हर चीज़ जहाँ रखी है वैसी होनी चाहिए, मुझे बताकर जाना है जिसने जहाँ जाना है, विदाउट इन्फॉर्मेशन। मुझे अगर नहीं बताया कि चले गए कोई परिवारजन या बच्चे किसी में चले गए या लेट हो गए कहीं पर, तो वो उनको बार बार फ़ोन करती रहती, तुमने बताया नहीं, कहाँ पर हो तुम, कैसा करना है, अपनी हेल्पर्स को कंट्रोल करना कि तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब वो अपने माइंड को रेस्ट ही नहीं देती है, मैं कहूँगी। मतलब वो सोती भी, वो कह रही मुझे सोने में दिक्कत आती है क्योंकि मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ हर चीज़ पे, कि मुझे शांत नहीं मैं बैठ सकती, मुझे हमेशा अपने गार्ड्स को ऑन रखना है। उसकी वजह से उन्होंने अपने फिजिकल टेस्ट भी कराए कि कोई मेरे को हेल्थ इशू है, बट सब कुछ रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आई। बट एनर्जेटिकली तो बहुत ड्रेन्ड आउट फील करती हूँ। बिल्कुल, खुद भी ड्रेन्ड आउट और लोग भी ड्रेन्ड आउट फील करते हैं उनके साथ रहने वाले, क्योंकि इतना कुछ उनको बताना पड़ता है, क्योंकि बिना बताए ना वो आपको चैन से जीने देंगी ना वो खुद चैन से जिएंगी। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके घर में हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हेल्प लूँ, बिकॉज अब तो मैंने मेडिकल भी दिखा लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो हमारे पास आती है इस इशू को लेकर। तो हमने उनके साथ काम किया, थेरेपी करी, तो वो अपने बचपन की एक मेमोरी में गई, और उन्होंने ये मेमोरी देखी कि वो कुछ 5 या 6 साल की थी, और वो अपने नेबर जैसे कि उनके दोस्त थे, तो वहाँ पे खेलने जाती थी। तो एक दिन वैसे ही वो उनके घर खेलने जाती है, और वहाँ पे उसके फ्रेंड के मामा जी आए होते हैं घर में। तो मामा जी, हमने बोला कि क्या कर रहे हैं, तो उसने देखा कि मामा जी मुझे ज़बरदस्ती बार बार उठाकर अपनी गोदी में बिठा रहे हैं, और
कुछ अनकंफर्टेबल उसको फील हो रहा है जब वो उसको गोदी में बिठा रहे हैं। तो फिर एक बारी वो छोड़ने की कोशिश करती है, बट वो फिर दोबारा उसको गोदी में अपनी लैप में बिठा लेते हैं। बट वो जैसे करके जोर से वहाँ से भागती है, अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो जब वो अपने घर की तरफ जाने लगती है तो हमने पूछा कि इस समय बच्चा क्या बिलीफ बना रहा है जब वो अपने घर की तरफ भाग रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा बिलीफ है कि ये मेरी गलती थी, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि वो मुझे ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे को हमेशा अपने गार्ड ऑन रखने हैं, हर चीज़ मुझे अपने कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि जैसे ही मैं ईज पर आ जाऊंगी तो कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो वो बिलीफ वो अभी तक, जब वो 40 इयर्स की भी हो गई है, उस बिलीफ के साथ ही जी रही है कि मुझे अपने गार्ड कभी भी ईज नहीं रखने, क्योंकि अगर मैंने रखे तो कुछ गलत मेरे साथ हो जाएगा। तो अब मुझे कंट्रोल अपने लाइफ का खुद लेना है, क्योंकि जैसे ही मैंने कंट्रोल नहीं लिया तो मेरे साथ कुछ गलत होने लगा और उसको लगा कि ये मेरी गलती है। और जाके उस बच्चे की गलती नहीं थी वो, है ना, उस पर्सन ने उसको हरासमेंट करने की कोशिश करी, पर जिससे बच्चे पे वो इम्पैक्ट आ गया। तो क्या हुआ कि वो कंट्रोल, अब वो क्या है, अगर वो एज एन एडल्ट भी जाएगी तो इंटीमेसी में भी डर रहेगा, क्योंकि अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या मैंने अपनी भावनाओं फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रखा तो फीलिंग्स और भावनाएं तो मुझे बहा देंगी, और दूसरों को मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी तो वो उसका गलत फायदा उठा लेंगे, आगे जाके उसको मेरे अगेंस्ट यूज करेंगे, मेरी वीकनेस बना लेंगे। तो मुझे ये करना ही नहीं है। तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ या हरासमेंट जो बचपन में होती है, इसका भी हमारा एज एन एडल्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डलता है। तो ये भी एक कारण है हमारा फियर ऑफ इंटीमेसी का, कि किसी भी लेवल पे अगर अब्यूज़ हुआ है तो वो हमारी इंटीमेसी पे डर लाती है, या फिर हमें डर लगता है उसको आगे करने के लिए। मतलब हम चाहते हैं इंटीमेट होना, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें रेस्ट्रिक्ट कर देती है। बिल्कुल। और हम इंटीमेट नहीं हो पाते हैं चाह कर भी, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ है वो हमें देखने की जरूरत है, जो हमें छोड़ नहीं रहा है, जो पास्ट में हुआ है, कुछ ट्रॉमा ऐसा हुआ है या कोई अब्यूज हुआ है जिसके कारण हमें डर लगता है इंटीमेट होने में। तो दूसरा कारण हो सकता है फियर ऑफ रिजेक्शन का, कि अगर मैं अपने जैसे फीलिंग्स, भावनाओं को, या अपने फ्लॉस को, जो मेरे अंदर कमी है या जो हमें लगता है कि इम्परफेक्शन है, तो अगर वो किसी पर्सन को पता चल जाएगी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो मुझे तो परफेक्ट पिक्चर दिखानी है कि जैसे मैं परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, तो मैं फ्लॉज नहीं दिखा सकता, अपनी कमियाँ नहीं बता सकता। तो उस वजह से भी हमें इंटीमेट होने में डर लगता है, या ये भी एक कारण हो सकता है। और फिर जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन है तो ऐसे ही फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, कि बचपन में जैसे कि अगर बचपन, क्योंकि बचपन में बार बार क्यों कहती हूँ कि बचपन एक फाउंडेशन है, एग्जैक्टली, है ना, वहीं से ही हमारी विचार, क्योंकि हम तो आए तो प्योर थे हम, बट क्या हो गया ऐसा जो हम आज ऐसे बन गए, एक स्लेट की तरह आते हैं हम। हाँ, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह, बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उस पर चीजें लिखी जाती है और वो वहीं रहती है जी, और वैसे ही उस पे परतें डलती रहती है। तो इसलिए बार बार मैं बचपन पे क्यों लेके जाती हूँ, क्योंकि हम कभी वो सोचते नहीं हैं, क्योंकि एज एन एडल्ट हमें लगता है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है ये, बट ये नहीं देखते कि बचपन में चाहे वो एक छोटा बिलीफ क्यों ना हो, है ना, एक पेंसिल ही क्यों ना तोड़ दी गई हो, वो भी एक ट्रस्ट ब्रोक कर दिया मेरा किसी ने, है ना, मैंने अपने फ्रेंड को पेंसिल दी और उसने वो पेंसिल तोड़ दी, तो भरोसा टूट गया कि मैंने उसको इतने भरोसे से पेंसिल दी और उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। बट एज एन एडल्ट मैं पर्सपेक्टिव सोचूं एज एन एडल्ट, तो मुझे ये छोटी सी बात लगेगी कि मैं बच्चे को भी कहूँगी तो क्या होगा अगर तोड़ दे, कोई बात नहीं। बट बच्चे की साइकोलॉजी अगर हम सोचेंगे, उसके स्तर पर आएंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा प्रभाव देती है, बट हमें एज एन एडल्ट लगता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए तो ही सोल्यूशन होगा, बट छोटी चीज़ों पे भी बहुत बड़ा सोल्यूशन उसका हो सकता है, उसका इम्पैक्ट हम पर हो सकता है। और जैसे कहा फियर ऑफ अबैंडनमेंट का, कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर से अबैंडनमेंट फील होएगी, तो मैं अगर किसी को ट्रू फीलिंग्स अपनी बताता हूँ, भावनाएं बताता हूँ, तो वो क्या है, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट से भी हमें इतना क्लोज रिलेशनशिप मैं नहीं बना पाती हूँ। और फिर आता है कंट्रोल इशू,
ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि पहले कंट्रोल नहीं था हम्म, तो मेरे साथ गलत हुआ। जैसे मम्मी पापा इतने कंट्रोलिंग थे, तो कंट्रोल रहकर ही हर चीज़ों को करा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए वो एक रोल मॉडल बन गए। हाँ, तो उसको लगता है कि अगर मैं ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में जाऊंगा जहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, मैं जहाँ पे अपनी चीज़ों को शेयर करूँगा, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल मेरे हाथ से, वो फ्रीडम मेरे हाथ से जा रही है, तो मैं फिर इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। तो वो डर लगेगा हमें। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें डर होती है वो होती है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी की। राइट, क्योंकि हर एक जिस हम इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं वहाँ पे बीइंग वल्नरेबल होना एक ऑथेंटिसिटी है ना? एक हमारा ट्रू सेल्फ है। कि हमें लगता है वल्नरेबिलिटी क्या है, एक वीकनेस का प्रतीक है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम वल्नरेबल होंगे, अगर मुझे अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है जिसमें रोना आ रहा है, सैडनेस लग रही है, तो ये तो एक वीकनेस है। हाँ, है ना? और तो लोग इसे मिसयूज ना करें। हाँ, मिसयूज ना करें, तो हमारी ये धारणा बनी होती है। पर मैं ये कहूँगी कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है। वीकनेस तब है जब आप उसको अपने भीतर दबाए रखते हैं। बट जो करेजियस वन होते हैं वो अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। और तभी एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो एक्सप्रेस हाँ। करेंगे उस चीज को, है ना? कि हाँ, मैं भी वल्नरेबल हो सकता, कोई चीज मुझे भी हर्ट हो सकती है या मुझे भी पेन हो सकता है, तो इसमें कोई वीकनेस का प्रतीक नहीं है। तो मैं कहूँगी जो एक्सप्रेस करता है वो बहुत करेजियस वन है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ लगी है उसको शेयर करने के लिए, क्योंकि अपना ट्रू सेल्फ वो बता रहा है। क्योंकि हमें ये पिक्चर परफेक्ट बनी होती है कि जैसे आध्यात्मिकता है तो यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, यहाँ झगड़ा नहीं होता या कोई और, सबकी विचारधारा एक होती है। बट ऐसा नहीं है, सबकी पर्सन अलग है, सबकी विचारधारा अलग है। तो बट उस विचारधारा को रिस्पेक्ट करना वो एक आपको बेहतर रिलेशनशिप बना सकती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, हम लोगों को इम्प्रेस करने में ज्यादा वक्त बिताते हैं और एक्सप्रेस खुद को कर नहीं पाते हैं। तो हमें इम्प्रेस नहीं करना है, हमें खुद को एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल। और इम्प्रेस करना क्यों है? क्योंकि उसके पीछे ये सिखाया गया जब इम्प्रेस करोगे तभी तो प्यार मिलेगा, राइट, तभी तो एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो ऐसे तो मिल ही नहीं सकती आपको कि जो आप ट्रू सेल्फ हो अगर वो दिखा दोगे तो लोग तो आपसे दूर चले जाएंगे, आप अपनी खामियां को बता दोगे तो लोग दूर चले जाएंगे। बट ये हमें बताने कि ये नॉर्मल है, इम्परफेक्शन नॉर्मल है सबके साथ, और इम्परफेक्शन में ही परफेक्ट छुपा है, परफेक्शन छुपी है। आप उस इम्परफेक्शन को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो वो हमें वल्नरेबिलिटी सिखाती है कि जो आप ट्रू आपका सेल्फ है आप उसको पूरे उसके सामने रखो, ताकि दूसरा जन भी आपके बारे में बता सके, आपको देख सके कि ठीक है मेरे अंदर भी ऐसा है, कोई बात नहीं, मेरे से भी गलतियां होती है, आज तुमसे हो गई तो कोई बात नहीं है। तो ये एक स्ट्रेंथ मैं कहूँगी, करेजियस वन होते हैं, ना कि वीकनेस से हम इसको करें। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण हमें फियर ऑफ इंटीमेसी आता है। और दूसरा मैं कहूँगी कि रोल मॉडल, जैसे मैंने कहा कि घर में एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्योंकि अगर बचपन में ही बच्चे ने अपने मम्मी पापा को एक इंटीमेट रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सट्रीम इंटीमेट कि आप सेक्सुअल इंटीमेसी दिखाओ बच्चों के सामने, बट एक इमोशनल इंटीमेसी, एक इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, है ना, एक फिजिकल इंटीमेसी जहाँ पे आप टच कर रहे हो, हग कर रहे हो, ताकि बच्चे को भी दिखे कि हाँ ये होता है प्यार। क्योंकि वो हम दर्शाते नहीं है और हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि सब कुछ हम सीक्रेटिव रखते हैं, है ना, कि बच्चे अरे अरे हग नहीं करना, अरे बच्चे के सामने क्या कर रहे हो, हाथ कैसे पकड़ रहे हो। तो कि अगर बच्चे को वो रोल मॉडल अगर दिखेंगे नहीं, और मम्मी पापा ही बच्चे के लिए पहले रोल मॉडल है, तो अगर वो नहीं दिखाते और एनवायरमेंटल हेल्दी नहीं है एनवायरनमेंट घर का, तो वो ही फिर फियर ऑफ इंटीमेसी लाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कनेक्शन कैसे करना है दूसरे इंसान के, और एक ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में कैसे कनेक्शन करना है, तो उसको डर रहता है। इसके कारणवश वो फिर इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जा पाता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिससे हमें डर लगता है कि किसी के क्लोज जाने में, किसी के साथ ओपन होने में। तो यानी फियर ऑफ इंटीमेसी वाले जो ये लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहते, पर वो इन कारणों की वजह से इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने से डरते हैं। जी, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सारे कारण हमें कहीं ना कहीं अपने बचपन की ओर लेके जा रहे हैं। जी। तो मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा होता कि हमारी इस स्लेट का भी एक डस्टर होता
और इसके ऊपर लिखी हुई सारी गलत चीज़ें हम उस डस्टर से मिटा देते हैं और हमारे सारे फियर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि पेरेंटिंग तो अब हो गई है, हाँ, अपने आप को रीपेरेंट करना, कि जो बिलीफ वाओ। मैंने बनाए हैं कि आप दोबारा से, अब आपके पेरेंट तो नहीं दोबारा से रीपेरेंट कर सकते, आपको खुद को अपने आप को रीपेरेंट करना है। यानी हम खुद अपना डस्टर बने बिल्कुल, और कि मिटा दें वो सारी मिटा चीज़ें। दे कि अच्छा ये बिलीफ मेरा वहां से आ रहा है, बचपन से आ रहा है, जो मुझे सर्व नहीं कर रहा। आप देखो क्या ये बिलीफ आपको सर्व कर रहा है, राइट। क्या ये आपको पंख दे रहा है उड़ने के लिए, कि बांध कर रख रहा है ना। अगर बांध कर रख रहा है तो इसको ड्रॉप करने की जरूरत है। बिल्कुल। क्यों मैंने अपने आप को ही बांधा हुआ है, तो मैं एक नया सीड डालूं, एक नया बीज बोऊं कि नहीं, मैं भी डिजर्व करता हूँ लविंग और हेल्दी रिलेशनशिप। चाहे मेरे मम्मी पापा का अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, वो उनकी चॉइस थी, बट मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं अपनी चॉइस खुद बना सकता हूँ और अट्रैक्ट कर सकता हूँ एक अपने लिए पार्टनर। तो अपने डस्टर आप खुद, वो है आपको आध्यात्मिकता से ये डस्टर का यूज करना आता है, यूज मैं करना कहूँगी। आता है, राइट। क्योंकि आपको समझ आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये पावर मेरे पास ही है, किसी और के हाथ में नहीं है ये पावर। तो मैं अपने बिलीव्स को, जो क्योंकि खुद मैंने ही बनाए हैं, या सिचुएशन ने बना दिए हो, हालात ने अगर बनाए भी हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमें ये समझना है कि चाहे हालात जैसे भी रहे हों, चाहे बचपन जैसा भी रहा हो, हमारे अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हो, हम उन्हें किसी भी वक्त सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो मैम, जैसे कि अभी हमने इतने सारे कारण तो जान लिए कि फियर ऑफ इंटीमेसी के कारण क्या हैं, पर ये जो लोग होते हैं, इनके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जी, तो देखिए प्रभाव की अगर मैं बात करूं, जिनको फियर ऑफ इंटीमेसी है, तो पहला उनको अपनी लो सेल्फ एस्टीम होती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मैं ऐसे डिजर्व कर सकता हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप या एक ऐसा पार्टनर जहाँ पे मैं खुलकर बात कर सकता हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम लगती है। दूसरा प्रभाव हो सकता है कि उनको सेल्फ वर्थ ही नहीं लगती, क्योंकि बचपन से ही है कि तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम में तो कुछ मूल्यवान है ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। और उन्हें कोई अगर बहुत प्यार भी करे ना, तो भी वो अंदर से डरने लगते होंगे कि यार मुझे ये प्यार इतना कैसे मिल रहा है। वो डिफिकल्ट हो जाएगा उनको ट्रस्ट करना, डाइजेस्ट करना कि ये तो मुझे प्लीज कर रहे हैं, हाँ, बटरिंग लगा रहे हैं। right. तो वो ना वो अप्रिशिएट को अच्छे से ले सकते हैं और ना ही क्रिटिसिज्म को ये लोग अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में उनको लगता है कि क्रिटिसिज्म है कि ये तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, मैं तो आदी हो चुका हूँ, उसको रिबेल करते। दूसरा हो गया कि अगर वो अप्रिशिएट करे तो हाँ जरूर उसको कोई काम होगा, इसके पीछे इसकी कोई और मंशा है, मेरे से काम निकालना चाहता है, तो ऐसी बातें कर रहा है, चाहे वो जेन्युइन क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि अपने अंदर वैसी विचारधारा बनी है कि मैं तो सेल्फ वर्थ है ही नहीं है मेरे अंदर, तो ये कैसे मेरी अच्छाई चीज़ों को बता रहा है, मेरे में तो कुछ अच्छा ही नहीं है। तो वो सेल्फ वर्थ पे भी आ जाता है कि हमें लैक ऑफ सेल्फ वर्थ लगती है। और होता है कि हमारे लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है उनको, कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों के ऊपर और उनको दिक्कत आती है, हमेशा डाउट में रहते हैं, हमेशा एक घंटी बजती रहती है कि नहीं वो कैप लगा देते हैं ना हर ऐड में कि इसके आगे भी कुछ छुपा हुआ है, तो उनको वो लगता है ये कैप हमेशा लगी रहेगी कि ये कुछ छुपा रहे हैं, तो इसलिए मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं करना है। और मेंटली भी कहीं ना कहीं हमें आइसोलेशन, हमें अकेलापन लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कनेक्शन नहीं बना रहे, तो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। बनाना भी चाहते हैं कनेक्शन, पर उससे डर लगता है, तो एंड में उनको लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, वैक्यूम, है ना, वैक्यूम फील होता है, अपने आप में अकेलापन लगता है, सैडनेस को भी फील कर पाते हैं क्योंकि अकेले रह गए हैं कि कोई बात नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरा जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा। तो अपने इन विचार, आइसोलेशन में, अकेलेपन में वो रहते हैं और कहीं ना कहीं ये डिप्रेसिव भी होता है। कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन की ओर भी बढ़ने लगते हैं, बिकॉज अगर हम आइसोलेशन में रहेंगे, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं डिप्रेसिव फील लगता है कि अपने आप को लेके डिप्रेसिव, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें कुछ इंस्पिरेशन नहीं है जीवन में करने के लिए, तो हमें डल फील होने लगता है,
जीवन को लेके डर लगता है कि क्या है ये जीवन, सिर्फ बेड पे ही बैठे रहो, उठने का मन नहीं करता, अलाइवनेस फील नहीं होती। तो ये सारे हम पे इम्पैक्ट आ सकता है कि इन चीज़ों के कारण हम देख सकते हैं कि हमारे कैसे वो मानसिक स्तर पर, हमारे भौतिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर ये इफ़ेक्ट डालता है। बिकॉज अगर एक पर इफ़ेक्ट डालेगा तो उसका इफ़ेक्ट सारे स्तर पर होगा। क्योंकि फिजिकली आपको वो डल फीलिंग, लेजीनेस फीलिंग लगती है, उठने का मन नहीं कर रहा, और फिर आपको इंटेलेक्चुअली भी माइंड में क्या बिलीफ चलते हैं कि जीवन तो बस यही है, हाँ। अकेला ही रहना, कोई नहीं रहेगा, मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा। डिप्रेसिव थॉट्स चलना शुरू हो जाते। तो वो हर चीज़ पे, आपके इमोशनल लेवल पर भी, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, तो हर स्तर पे हर स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, फिजिकल लेवल पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारा ये प्रभाव एक इंसान पर आ सकता है कि वो किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहता, डिप्रेसिव रहता है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना, तो उससे उसके सारे स्तर पर इफेक्ट डाल सकता है। क्योंकि जैसे हमने 4 स्तर बताए हैं इंटीमेसी के, तो उन चारों पे ही वो इफेक्ट डालेगा। तो फिर मैम इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो पहला है कि पहले तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने प्रति जागरूक होना कि हाँ, मुझे ये फियर ऑफ इंटीमेसी है, मुझे डर लगता है किसी के साथ कनेक्शन बनाने में या अपने इमोशंस को शेयर करने में। तो वो सेल्फ अवेयरनेस आता है जब हम जागरूक होते हैं अपने प्रति। और वो जागरूक हो सकते, सबसे आसान तरीका है कि ध्यान को लेकर, जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि अपने आप को, अपने मन को शांत कर रहे हैं, हम अपने विचारों को शांत कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को जान पाए कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। क्योंकि अभी तो क्या है, भौतिक आंखें खुली है और हम बाहर देख रहे हैं कि बाहर कोई प्रॉब्लम है या उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भौतिक आंखों को बंद करके देखना है कि मेरे अंदर क्या है। जो ये पर्सन अगर मेरे जीवन में आया है तो कहीं ना कहीं मैंने अट्रैक्ट किया है, तो किस वजह से अट्रैक्ट किया है, उसका कारण जाने, अपने आप को समझे। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस रखना। दूसरा है कि अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। उसके लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो कि जैसे अगर आपको डांस करना पसंद है, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करें, पॉजिटिव जर्नलिंग करें, कि आप अपने विचारों को कोई डायरी में लिखें, उसको जर्नल करा करें, है ना। और पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं अपने आप को कि आई डिजर्व लविंग एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ। तो कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं। आई एम अ हैप्पी सोल, आई कैन ओवरकम ऑफ दिस फियर ऑफ इंटीमेसी, मैं कर सकता हूँ, है ना। और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स कि कैसे मैं एक्सप्रेस करना शुरू करूँ, है ना कहीं हमें कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि हमें डर लगता है एक्सप्रेस करने में, तो आप ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। उन चीज़ों को एक्सप्रेस करें जहाँ पे आप थोड़े कंफर्टेबल हैं, थोड़े लाइट टॉपिक लीजिए पहले, है ना। दूसरों के, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक्स जानिए, अच्छा पढ़ाई के बारे में क्या है, तो क्या है एक कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करें बेसिक चीज़ों से। क्योंकि इंटीमेसी यही नहीं है कि एक बार ही देखा, जैसे लव एट फर्स्ट साइट जैसी इंटीमेसी नहीं होती कि एक बार ही देख के आपको अट्रैक्शन और इंटीमेट रिलेशनशिप में चले जाओ। इंटीमेसी ग्रेजुअली ग्रो होती है, डेवलप होती है। पहले आप एक कनेक्शन बनाते हो, उस जन को जानते हैं, उसके बारे में देखते हो, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसको जीवन का देखने का तरीका, उसका लाइफ पर्पस, और फिर आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं। तो आप कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करें, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करें, उसे एक्सप्रेस करें, तो वो हो सकता है एक तरीका आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, है ना। अपने जो बिलीफ, जो विचारधारा है, क्या मैंने विचारधारा बनाई हुई है रिश्तों को लेकर, क्या मैं सोचता हूँ कि रिश्ते क्या होते हैं, है ना। जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि अच्छा मेरे लिए रिश्ते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको फिल करिए। तो देखिए आपको समझ आने लगेगा कि आप रिश्तों को क्या देखते हैं, है ना। कि या फिर एक इंटीमेट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्या आपको लगता है, उसके बारे में देखिए, ताकि आप चिंतन कर सके कि हाँ मैंने क्या विचारधारा बनाई हुई है। आत्मचिंतन, हाँ आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, उसके साथ बैठे, उन प्रश्नों के साथ बैठे। क्योंकि हम बैठते नहीं है, बस आंसर ढूंढने लगे हुए हैं बाहर, जो कहीं बाहर नहीं है, खुद के भीतर ही है। तो हमें अपने साथ बैठना और इन प्रश्नों के खुद उत्तर देने हैं कि हाँ मुझे क्या लगता है। क्योंकि जो मुझे लगता है, आप देखेंगे वो सही में वही जीवन में हो रहा है आपके साथ, क्योंकि अंदर से ही वो बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है।
तो अगर आप अंदर उस स्लेट को डस्टर से साफ करेंगे, बाहर की स्लेट अपने आप साफ हो जाएगी। बेसिकली अंधकार अंदर है और हम उजाला बाहर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, तो वही है कि यही यात्रा है कि अपने अंधकार को हम हटाएंगे तो उजाला भी अंदर ही है ना, वो अंधकार हमें उजाले की ओर ही लेकर जा रहा है, तो वो हमें समझना है। तो हम वो कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो गया। फिर हम कर सकते हैं कि अपने ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, कि अगर कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा है तो हम उस ट्रस्ट को बिल्ड करें, धीरे धीरे ग्रेजुअली, बी पेशेंट रहे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम धैर्य छोड़ देते हैं कि देखा अब फिर से टूट गया ट्रस्ट, मैंने करने की कोशिश करी, चाहे आप, मैं कहूँगी 99 बारी भी टूट जाए, आपको फिर भी ट्राई करना है 100 बार। आपको यही कहना है कि हर बार एक नई शुरुआत है, कोई बात नहीं, अगर वो पीछे गया उसको छोड़ के मुझे एक नई शुरुआत करनी है। और फिर आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं ना, जिसके बारे में आप जान सके, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको बदल पाएंगे। या जब हम जानेंगे तभी तो हम मानेंगे। बिल्कुल, तो हम जानना ही नहीं चाहते कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम रहे, जिनसे अपने विचारधारा, जहाँ पे नॉन जजमेंटल सर्कल है, जहाँ पे हम ग्रुप में आके अपनी विचारधाराओं को शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और आखिरी जो हम अपने फियर ऑफ इंटीमेसी को ओवरकम कर सकते हैं वो है कि एक प्रोफेशनली हेल्प लेना, सपोर्ट लेना, कि जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ कोई विशेषज्ञ है जिन्होंने रिश्तों के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर और गहन चिंतन किया हुआ है, उनके पास थेरेपिस्ट है, और वो उनके साथ जाकर मैं अपनी चीज़ों को शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन होते हैं जिससे वो आपको हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों को ओवरकम आने के लिए। तो कभी भी हेल्प मांगने में झिझकाए ना। हाँ, शर्म भी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं कहूँगी तो मदद मांगना कमज़ोरी की और नहीं दर्शाता कि हम कमज़ोर हैं मदद मांग रहे हैं, तो वो सबसे मैं कहूँगी बहुत स्ट्रेंथफुल या करेजियस है कि जो हेल्प मांगते हैं। तो सपोर्ट मांगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या एक प्रोफेशनल सपोर्ट भी। तो आप उससे झिझके ना, आगे बढ़कर अपने उस पे, क्योंकि आपको उस पे अगर काम करना है तो इसको एक संकल्प बना ले कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, तो चाहे जो भी चैलेंज आ जाए मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस पे काम करूँगा तभी मैं इसको आगे बढ़ पाऊँगा। तो ये सारे चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने बात की ध्यान की, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन हमें इस फियर ऑफ इंटीमेसी से बाहर निकालने में सचमुच मददगार साबित हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपने आप को जानना, एक जागरूक होना कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, क्या विचारधारा बनाई हुई है मैंने रिश्ते को लेके या इंटीमेसी को लेके स्पेसिफिकली, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग लाता है, एक पर्सपेक्टिव आपको दिखाता है ध्यान कि ये क्या मैंने विचारधारा बनाई हुई है। और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जब अपने साथ बैठते हैं तो हम अपने आप को भी बेहतर समझते हैं और दूसरे जन को भी बेहतर समझते हैं, और अपने रिश्ते में हम पूर्णता दे पाएंगे, है ना, पूर्ण बन पाएंगे कि हाँ हम पूर्ण हैं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते में सुधार लाने की। तो दूसरा अपने आप ही जान जाएगा, क्योंकि हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम अपने रिश्ते में अच्छा और बेहतर बना पाएंगे, पूर्ण से संपूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वो पूर्णता संपूर्णता में मिल जाएगी, तो दूसर से भी वही आने लगेगी। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान सिखाता है कि अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें मेडिटेशन और मैं कहूँगी स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, क्योंकि वो ब्लेम करना नहीं सिखाती है कि जो भी हो रहा है आप ही के कारण हो रहा है, आप ही ने अट्रैक्ट किया है। तो आप एक बिगर पिक्चर को समझ पाते हो और उससे फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आप चलते हो, तो जाके आपको समझ आता है कि हाँ कि ये ध्यान मुझे सिखाता है। क्योंकि ध्यान क्या है कि अभी जब हम ध्यान नहीं करते तो क्या है, जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मेरा व्यू यहाँ तक होगा, है ना, इस कमरे तक मैं देख पाती हूँ कि आसपास क्या है, पर जैसे ही मैं पहले मंजिल पर जाऊंगी तो मेरा व्यू ब्रॉडन हो जाएगा, है ना। यही मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगी तो मेरा व्यू और भी ब्रॉडन हो जाएगा। तो यही आध्यात्मिकता लाती है, आपको एक एयरप्लेन व्यू देती है। और कई चीजें जो हमें नजदीक से बहुत बड़ी दिखती है
वो हमें ऊपर से बहुत छोटी दिखने लगती है, हमें लगता है ये बहुत छोटी सी तो चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर देखने लगते हैं। तो क्या है ये व्यू कि आत्मा के स्तर पर, आत्मा का स्तर ये नहीं है, छोटे बड़े में नहीं जाता, उसके लिए सब एक समान है और उसको लगता है कि ये मैंने ही चूज किया तो मैं इसको ओवरकम भी कर सकता हूँ। तो इस मेरे अंदर ही वो पावर है। वो अपनी पोटेंशियल को जानना आपको आध्यात्मिकता सिखाती है ना। तो आप अपना ट्रू पोटेंशियल को यूज कर पाते हो अपने आध्यात्मिकता से। तो वो आपको वो फुल पूर्ण बना के नहीं, मैं कहूंगी कि आप पूर्ण हो। ये आपको याद दिलाकर आप अपने फिर रिश्ते में आगे बढ़ते हो और वहाँ पे भी पूर्णता लेकर आते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि ये फियर ऑफ इंटीमेसी क्या होता है और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। और आई एम श्योर कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इस प्रॉब्लम से अगर डील कर रहे होंगे तो उनके फियर ऑफ इंटीमेसी में से फियर ज़रूर हटेगा और वो डेफिनेटली लोगों के साथ इंटीमेट होना सीख जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने शुभांगी जी से फियर ऑफ इंटीमेसी के बारे में बहुत कुछ जाना, पर मेरा तो ये मानना है कि वो लोग क्या प्यार कर पाएंगे जो किसी के करीब जाने से पहले ही डर जाएंगे। इसलिए रिश्तों में अगर डर कर जियोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बेफिक्र होकर जियोगे तो यकीन मानो हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। इसलिए प्यार करें, करीब जाने से डरे नहीं, और हमारा शो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।